माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, माननीय प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर रजनीश दुबे जी, डॉक्टर आर के धीमन, डायरेक्टर SGPGI, सारे संकाय सदस्य जो यहाँ उपस्थित हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, परिचारिकाएं और सारे स्वास्थ्य कर्मी। पहले तो मैं निदेशक महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस भव्य समारोह में उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। ये सार्स कोविड वायरस है जिसकी चर्चा चल रही है, उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है और ये इसके अंदर के RNA और प्रोटीन्स हैं। जैसा आप जानते हैं, दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पहले केसेस इस संक्रमण के पाए गए और जनवरी में इस वायरस को सार्स कोविड वायरस 2 का नाम दिया गया। फरवरी के महीने में इसके द्वारा पैदा हुई बीमारी कोविड वायरस डिजीज़ ऑफ 2019 नाम दिया गया और WHO ने मार्च में इसको वैश्विक महामारी के नाम के रूप में घोषित किया। हमारी पौराणिक कथाएं, समुद्र मंथन के बारे में आप सबको अच्छे से ज्ञान होगा। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि इस वायरस की वजह से ये कलयुग का समुद्र मंथन हो रहा है। एक तरफ ये वायरस की सेना है और दूसरी तरफ PPE और N95 पहन करके स्वास्थ्य कर्मी इस सेना से जूझ रहे हैं। लेकिन समुद्र के मंथन से जो हालाहल निकला है, जो कि वायरस है, उसको निगलने के लिए कलयुग में शिव जी तो नहीं हैं, जिसका कि परिणाम है कि 70 लाख से अधिक इंसान इस विश्व में संक्रमित हो गए हैं। 4 लाख इंसानों की मृत्यु हो गई है। भारत में भी ये आंकड़ा 3.25 लाख पार कर गया है और लगभग 8,500 मृत्यु हो चुकी हैं। लेकिन समुद्र मंथन से सिर्फ हलाहल ही नहीं निकला था। आपको पता है कि अच्छी चीज़ें भी हुई थीं। ये 14 रत्न निकले थे और इसमें ऋषि धन्वंतरी, जिनके हाथ में अमृत कुंभ है, अमृत का, और जो कई बीमारी सब आयुर्वेद के संस्थापक माने जाते हैं, वो भी इसी समुद्र मंथन के तहत निकले थे। और जैसे कि भगवान विष्णु ने देवी मोहिनी का रूप लेकर देवताओं की मदद की थी, उसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव हम सब स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करेंगे। इस समय, कोविड के समय में, क्या दायित्व, नैतिक दायित्व बनते हैं स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ, उनकी मैं संक्षिप्त चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं और अभी नीमा जी ने जिक्र किया, सब लोग, कई देशों में 10% से अधिक स्वास्थ्य कर्मी इस संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। अप्रैल के महीने में ये अधूरी जानकारी ही है, लेकिन अप्रैल के महीने तक इटली में 60 डॉक्टर, वुहान शहर में 30 से अधिक डॉक्टर इस बीमारी से ख़त्म हो गए हैं। ये हैं डॉक्टर ली वेन लियांग, जिन्होंने सबसे पहले इस संक्रमण की जानकारी विश्व में पैदा की और जो स्वयं इस बीमारी के शिकार हो गए थे फरवरी में। ये हैं डॉक्टर जॉन मरे, पल्मोनोलॉजिस्ट, जिन्होंने SARS-1 को 2003 में काबू नियंत्रित करने में बहुत योगदान दिया था। इनकी मृत्यु अप्रैल में फ्रांस में हुई। और ये है हमारे अपने प्रोफेसर JN पांडे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिनका मैं भी विद्यार्थी और कई लोग यहाँ पे हैं जो इनके विद्यार्थी हैं। दुर्भाग्य से इनकी भी इसी संक्रमण से 23 मई को मृत्यु हो गई है। हम सब जानते हैं कि इस संक्रमण का कोई इलाज नहीं है, इससे बचाव के कोई टीके नहीं हैं। अलग अलग श्रेणियों में 4 से 15% तक संक्रमित व्यक्ति इस रोग के शिकार हो जाते हैं। तो इस समय में स्वास्थ्य कर्मी के प्रति हमारा दायित्व क्या बनता है? यही बनता है कि हम जो उनका एकमात्र कवच है इस बीमारी से बचने के लिए, उपयुक्त, अति उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण PPE किट्स और N95 की पोशाक ये उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा जो कुछ विशिष्ट संसाधन की कुछ विभागों में प्रयोग किए जा रहे हैं, उनको बढ़ावा देने में, संक्रमण से बचाने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी दवाएं, जो कि इस समय थोड़ा कुछ विवाद के दायरे में आ गई है, और नई दवाएं जैसे रेमडेसिविर, फेविपिराविर हैं, इनको विकसित करने में, इनको उपलब्ध कराने में। भारत में MSN नाम की कंपनी ने रेमडेसिविर बनाई है, पर उसकी अभी लाइसेंसिंग नहीं हो पाई है। इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में का भी दायित्व स्वास्थ्य कर्मी की तरफ बनता है। संक्षिप्त में मैं आपको कुछ PPE किट्स और N95 के मास्क में बताना चाहूँगा। इसके
पीपीई किट्स के कई हिस्से होते हैं। इनको पहन के स्वास्थ्य कर्मी का पूरा शरीर अच्छी तरह से ढक जाता है और इसकी गुणवत्ता के दो प्रमाण होते हैं। एक तो रक्त या कोई भी शारीरिक द्रव्य इस किट के अंदर जाके संक्रमण ना पैदा कर पाए, और दूसरा कि हवा पसीना इस किट से बाहर निकलता रहे, ब्रीदेबिलिटी रहे, ताकि इसको पहन के स्वास्थ्य कर्मी कई घंटे काम करने में सक्षम हो। पर कई किट्स ऐसी हैं जो पाई गई हैं जो इसमें इम्पर्मिएबिलिटी तो बहुत अच्छी है लेकिन ब्रीदेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप जल्द ही कुछ समय में मरीज़ को बहुत पसीना आने लगता है और मशीन इनको पहन के काम करने में सक्षम नहीं होता है। तो इनकी टेस्टिंग की गई है और इनसे देखा गया है कि टेम्परेचर और नमी पहन के बहुत बढ़ जाती है, और इसका सुधार करने के लिए हमारे संजय गांधी की टीम ने कई सारे के नए मापदंड डेवलप किए हैं जो कि हम सुझाए गए हैं आगे। इसी प्रकार से N95 मास्क इस्तेमाल होते हैं ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। 0.3 माइक्रोन से अधिक बड़े कण और जो अति सूक्ष्म बूंदें होती हैं जिनमें वायरस अंदर जाता है उनको रोकें, और इनकी जो गुणवत्ता होती है उसको प्रमाण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई सारे मापदंड और मानक स्थापित किए गए हैं जो हमारे यहाँ भी लागू होते हैं और जो हर मास्क पे अक्षरों और अंकों से लिखे जाते हैं। लेकिन कई मास्क ऐसे भी उपलब्ध हुए हैं जो कि 2.5 माइक्रोन के होते हैं और इनसे बचाव नहीं हो पाता है, और कई ऐसे मास्क हैं जिनको कई देशों में CDC और FDA की सूची से हटा दिया गया है। तो क्योंकि ये स्वास्थ्य कर्मी के बचाव के पहले और सबसे अहम हिस्सा होता है बचाव के पोशाक का, तो ये गुणवत्तापूर्ण और अच्छे सर्टिफिकेशन वाले प्रोवाइड हों, इसकी आवश्यकता बहुत है। एंडोस्कोपी में एरोसॉल से बचने के लिए कई लोगों ने डिवाइसेस डेवलप किए हैं। इनको बढ़ावा देना, इनको उपलब्ध कराना, ये भी एक तरह का दायित्व बनता है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इस समय स्वास्थ्य कर्मियों के बचाव के लिए उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली PPE किट्स और N95 मास्क को उपलब्ध कराना पर्याप्त मात्रा में, और जो भी तरीके स्वास्थ्य कर्मियों के बचाव के लिए हो सकते हैं उनको बढ़ावा देना, यही प्रमुख दायित्व है स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति। धन्यवाद।